तो पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार अब आर पार के मोड में है। पीएम खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार वीडियो संदेश जारी करके सीधे युवाओं से संपर्क में हैं। निर्णायक एक्शन और सख्त कानून को लेकर पीएम मोदी ने तो पिछले दिनों ही ऐलान कर दिया था। आज पीएम मोदी ने वीडियो जारी करके यह घोषणा कर दी है कि परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। मतलब साफ है कि पेपर लीक करने वाले माफिया का खेल खत्म हो चुका है। पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार कितनी सख्त है, इसका अंदाजा सिर्फ एक बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। पीएम मोदी ने 3 दिनों में 3 अलग अलग वीडियो संदेश जारी किए। जब देश के प्रधानमंत्री एक ही मुद्दे पर विशेष वर्ग यानी युवाओं से संवाद करें तो यह सिर्फ संदेश नहीं होता, बल्कि संकेत होता है कि पेपर लीक को रोकना और गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। 23 जुलाई, 24 जुलाई और 26 जुलाई को पीएम ने वीडियो संदेश जारी किए और तीनों संदेशों का केंद्र एक ही था, देश का युवा, उनका भविष्य और पेपर लीक माफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। सब कुछ सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पेपर लीक के खिलाफ निर्णायक युद्ध में पीएम मोदी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं और साफ संदेश दे रहे हैं, युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज जो पीएम मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया, उसमें किन किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, आपको सुनाते हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने अपने संदेश में जिस हाई पावर टास्क फोर्स का जिक्र किया, अब उसके बारे में आपको समझाते हैं। हाई पावर्ड टास्क फोर्स का नेतृत्व टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकनी करेंगे। इसके अलावा इस टीम में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा होंगे। एक्शन से साफ है कि पेपर लीक को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं। इससे पहले 23 जुलाई को जब पीएम मोदी ने पहला वीडियो संदेश जारी किया था, उसमें पेपर लीक को लेकर काफी चिंता व्यक्त की थी। पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। पीएम मोदी के इस वीडियो पर देश भर में लाखों युवाओं ने अपने सुझाव भी दिए थे। इसके अगले दिन पीएम ने वीडियो संदेश जारी करके युवाओं का शुक्रिया भी अदा किया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी।
ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। बहरहाल पीएम का संदेश साफ है, पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई अब और तेज होगी, कानून और सख्त होगा और परीक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कॉकरोच जनता पार्टी का 36 दिनों से चल रहा आंदोलन अब समाप्त होने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर से लगभग 60 मीट्रिक टन कचरा साफ किया गया है। एनडीएमसी ने विशेष सफाई अभियान चलाकर इलाके की साफ सफाई की है। पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखने को मिला। हालांकि अब ये प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, लेकिन इस बीच बात करें तो जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाके में एनडीएमसी की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार करीब 60 मीट्रिक टन कचरा जो है वो साफ किया गया है। यानी 60 मीट्रिक टन कचरा आसपास के इलाके में देखा गया। कई ऐसे वीडियोस निकल करके सामने आए जहाँ पे फूड डिलीवरीज जो है, फूड पैकेट्स जो है वो देश और विदेश से आ रहे थे प्रोटेस्टर्स के लिए। तो ऐसे में अब सफाई अभियान, चूंकि अब प्रोटेस्ट जो है, प्रदर्शन खत्म हो गया है और उसी के बाद जैसे ही प्रदर्शन खत्म हुआ, दूसरी तरफ एनडीएमसी पूरी तरह से एक्टिव हुई और एनडीएमसी ने जो स्वच्छता अभियान है उसकी शुरुआत कर दी। एनडीएमसी की तरफ से बाकायदा स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया है। और इसी के साथ साथ बात करें तो अतिरिक्त करीब 500 से ज़्यादा कर्मचारियों को बाकायदा इसमें पूरी तरह से लगाया गया। अगर हम अतिरिक्त कर्मचारियों की बात करें तो रात के दौरान जो है वो करीब 70 से ज़्यादा कर्मचारी इस पर लगे हुए थे। वहीं सुबह और दोपहर में भी भारी संख्या में कर्मचारियों की तैनाती जो है वो देखी गई। और अब एनडीएमसी ने करीब 60 मीट्रिक टन कचरा साफ किया है और अभी भी आसपास के इलाके में ये स्वच्छता अभियान उनकी तरफ से जारी है। और इसी के साथ साथ सौंदर्यीकरण का कार्य जो है वो भी एनडीएमसी की तरफ से लगातार जंतर मंतर और सेंट्रल दिल्ली खासतौर पर बात करें तो वहां पे देखा जा रहा है। अब देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुई राजनीति अब विपक्ष के अपने राज्यों तक पहुंच चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले विपक्ष के सामने अब पंजाब का पेपर लीक मुद्दा खड़ा है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर जवाबदेही का पैमाना एक है तो पंजाब और कांग्रेस शासित राज्यों में उसी पैमाने पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए देश भर में प्रदर्शन, संसद ठप करने की कोशिश, सड़क से सोशल मीडिया तक हंगामा। लेकिन अब वही सवाल विपक्ष के दरवाजे पर खड़ा है। अगर पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा मांगा जा सकता है तो पंजाब में बार बार पेपर लीक के बावजूद शिक्षा मंत्री और पंजाब सरकार की जवाबदेही तय क्यों नहीं हो सकती है। अगर छात्रों का दर्द दिल्ली में दिखाई देता है तो पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम और झारखंड में वही दर्द अदृश्य क्यों हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या विपक्ष की राजनीति सिर्फ केंद्र तक सीमित है? क्या छात्रों का भविष्य राजनीति के तराजू पर तौला जाएगा? क्या जवाबदेही सिर्फ केंद्र सरकार के लिए तय होगी? क्या इस्तीफे का सिद्धांत सिर्फ दिल्ली में लागू होगा? पंजाब में इस्तीफे का सिद्धांत गायब क्यों है? क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक पर सब कुछ माफ है? बीजेपी यही सवाल पूछ रही है कि जो पैमाना केंद्र के लिए बनाया गया, क्या वही पैमाना पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस शासित राज्यों पर लागू नहीं होगा? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो चिल्ला चिल्ला कर धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन मांग रहे थे, ठीक है, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। एजुकेशन मिनिस्ट्री में, एनटीए में बहुत सारे चेंजेस, एंटी कॉपिंग लॉ, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सब कुछ हो गया। सब मांगे मान ली गई, सोनम वांगचुक की और प्रोटेस्टर्स की। अब सवाल है कि पंजाब में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 पेपर में मैल प्रैक्टिस हुआ है। फार्मेसी पेपर लीक, एडीओ पेपर लीक। एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब कब रिजाइन करेंगे? बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में पिछले 4 सालों में 1-2 नहीं बल्कि 6 बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए, जिससे लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए। बीजेपी का आरोप है
मई 2022 में नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2023 में टीईटी परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया। 12वीं अंग्रेजी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। जून 2024 में एडीओ भर्ती परीक्षा का विवाद सामने आया। दिसंबर 2025 में सब कोऑर्डिनेटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा पर विवाद हुआ और हाल ही में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में धांधली हुई। बीजेपी का दावा है कि इन मामलों में 5 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ, लेकिन पंजाब सरकार ने न तो राजनीतिक जवाबदेही तय की और न ही किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। बीजेपी ने सीधा सवाल अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से पूछा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना सही था तो पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है। अगर छात्रों के भविष्य की चिंता है तो पंजाब में वही चिंता गायब क्यों हो जाती है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष केंद्र में जवाबदेही चाहता है लेकिन अपनी सरकारों में चुप्पी साध लेता है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे। कल भी और परसों भी अभिजीत दीपिके जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब पेपर लीक पर रिजाइन होना चाहिए तो उन्होंने कहा बिल्कुल पंजाब पेपर लीक पर भी रिजाइन होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। उधर आम आदमी पार्टी पंजाब में पेपर लीक के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का कहना है कि पंजाब में पेपर लीक की बात झूठी है, यानी बीजेपी के आरोप और आम आदमी पार्टी के इनकार के बीच अब सियासी जंग तेज हो चुकी है। ये काफी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से र्यूमर फैलाया जा रहा है। उनकी पेड ट्रोल्स जो है सोशल मीडिया पे लिखते जा रहे हैं कि जी पंजाब में पेपर लीक हो गया, पंजाब में पेपर लीक हो गया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूं, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, केवल और केवल जुमले फैलाते हैं। मुझे दुख होता है देख के कि ये कभी सच भी बोल लिया करें। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इस बीच पंजाब के पटियाला में आईटीआई छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा भी गर्मा गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का वीडियो चर्चा के केंद्र में है। बीजेपी पूछ रही है कि जो पार्टी दिल्ली में छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करती है वो पंजाब में छात्रों पर लाठी चलाने पर खामोश क्यों है। बहरहाल अब सबकी नजर संसद पर है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि संसद में इन मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी भी चर्चा की बात कह चुके हैं, लेकिन बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि बहस से पहले ही हंगामे की रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी का सवाल है कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो राहुल गांधी और विपक्ष संसद में खुलकर बहस से क्यों भाग रहे हैं। क्या वजह है कि सड़क पर आवाज उठाने वाले संसद के भीतर तथ्यों के साथ बहस करने से पीछे हटते दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी की सियासत में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर घेरा। इटावा से लेकर मैनपुरी और फिर आगरा तक सीएम योगी ने विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक तीखे राजनीतिक प्रहार किए। सीएम योगी ने पुराने यूपी की तस्वीर भी दिखाई और नए यूपी का दावा भी दोहराया। सीएम योगी ने कहा कि कभी इटावा और मैनपुरी का नाम सुनकर लोग डरते थे, लेकिन आज यही यूपी निवेश, विकास और कानून व्यवस्था की नई पहचान बन चुका है। इटावा, मैनपुरी और आगरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन 3 जिलों में आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए।
तीनों जिलों में सीएम योगी के निशाने पर विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी रही। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में एक दौर ऐसा भी था जब इटावा और मैनपुरी की पहचान विकास से नहीं बल्कि भय, गुंडागर्दी और माफिया राज से होती थी। प्रदेश में संगठित अपराध का जाल था, दंगे होते थे, व्यापारी निवेश करने से डरते थे और आम आदमी घर से निकलते वक्त भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज यूपी कानून की राज, निवेश और विकास की नई पहचान बन चुका है। इटावा के सामने 2017 के पहले पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? किसी और ने नहीं। इटावा से ही जीतने वाले लोगों ने इटावा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और जब इटावा के नौजवानों के सामने, इटावा के अन्नदाता किसानों के सामने, इटावा के कारीगरों के सामने, इटावा की बहन और बेटियों के सामने पहचान का संकट आएगा, तो पहचान का संकट ये यूपी का संकट बनेगा। यही तो होता था। इटावा में सीएम योगी ने दावा किया कि पहले पूरे प्रदेश में माफियाओं का सिंडिकेट चलता था। योग्यता नहीं बल्कि सिफारिश और पैसों से नौकरियां मिलती थी। दंगों और अपराध ने यूपी की पहचान को धूमिल कर दिया था। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश देश की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। मैनपुरी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला जारी रहा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले नौकरियों में योग्यता नहीं, चेहरे और पैसों की अहमियत थी। व्यापारी निवेश करने से बचते थे। गुंडों का आतंक इतना था कि लोग शाम तक सुरक्षित घर लौटने की चिंता में जीते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी में थे और सपा के गढ़ में जमकर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आधे घंटे के स्पीच में उन्होंने याद दिलाया कि अब का उत्तर प्रदेश और पहले के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है, किस तरह से यहाँ पर किसानों का काम छीना जाता था, युवाओं का रोजगार छीना जाता था, लड़कियों के सामने संकट के रूप में इस तरह से अराजक तत्व खड़े रहते थे, किस तरह से कानून व्यवस्था थी। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, माफियाओं की कमर तोड़ी गई और कानून का राज स्थापित किया गया। एक समय ऐसा भी था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहां के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था और दूसरे शहरों में वह कितना भी शरीफ हो, कितना भी ईमानदार हो, किराए के मकान देने में भी लोगों को थोड़ा परहेज करना होता था। वहीं आगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने देश विरोधी ताकतों, अफवाह फैलाने वालों और समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों को भी सीधी चेतावनी दी। सीएम योगी ने कहा कि जब भारत दुनिया में नई ऊंचाइयां छू रहा है, जब युवा विज्ञान, तकनीक और खेल में नया इतिहास बना रहे हैं, तब कुछ ताकतें देश की प्रगति से परेशान हैं। सीएम योगी ने कहा कि देश विरोधी हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इन सभी तकनीक की जानकारी उनके पास है। भारत के विरोधी ताकतों के द्वारा दिया गया पैसा भी है और वे इसका दुरुपयोग करके एक अव्यवस्था का वातावरण पैदा करने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, अपने संबोधन में सीएम योगी ने देश के युवाओं को सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले अफवाहों से भी सावधान रहने की अपील की।
सीएम योगी ने कहा कि आज सोशल मीडिया भी देश विरोधी एजेंडा फैलाने का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। ऐसे में फर्जी खबरें, अफवाहें और समाज को बांटने की कोशिश करने वाले तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है। हम बदलती हुई दुनिया में इससे पीछे नहीं रह सकते, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन इसको अपने लिए कल्याणकारी कैसे बना सकें, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कैसे हम इसको उपयोगी बना सकें। इटावा से कानून व्यवस्था का संदेश, मैनपुरी से माफिया और गुंडाराज पर हमला और आगरा से देश विरोधी ताकतों को खुली चेतावनी। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में कानून का राज ही सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात रिश्तों के कत्ल की, जहां नशे की लत और शक ने एक परिवार को उजाड़ दिया। यहां सनकी पति ने न सिर्फ हत्या की बल्कि मासूमों की आंखों में खौफ का वो डर भर दिया जो वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के दो जिले की हैं। जगह अलग अलग, वारदात भी अलग अलग। कॉमन है तो एक बात, और वो है पत्नी की हत्या। जी हां, दोनों वारदात में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और धारदार हथियार से। पहले बात महोबा की। यहाँ के बिजरारी गांव में एक हंसता खेलता परिवार शक और नशाखोरी की भेंट चढ़ गया। आरोपी हनीफ मंसूरी ने शराब और जुए की लत में परिवार को उजाड़ डाला। उसने 8 महीने की गर्भवती पत्नी की हंसिया से काटकर हत्या कर दी। वजह सिर्फ ये थी कि उसकी पत्नी ने उसे नशा करने से रोकने की कोशिश की। इसी बात से नाराज होकर उसने बच्चों के सामने ही ताबड़तोड़ वार कर दिया, वो भी अपने बच्चों के सामने। वारदात के बाद से ही 5 साल का मासूम बुरी तरह डरा और सहमा हुआ है। वो अपनी मासूमियत में कांपती आवाज से बताता है कि कैसे उसके पिता ने ही उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया। मम्मी को किसने मारा था? मारो तू का कैसा भाव तुम्हें पता है? कि ने मारो तू? मम्मी ने मारो तू? कैसे मारो तू? डंडा से मारो तू? बताया जा रहा है कि नशे की खातिर वह अपनी 4 बीघा जमीन में से 2.5 बीघा जमीन पहले ही बेच चुका था और भी बेचने की तैयारी कर रहा था। ऐसा करने से उसकी पत्नी रोक रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद शातिर आरोपी ने खुद पुलिस को फोन किया और झूठी कहानी रचकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मासूम की गवाही ने पोल खोल कर रख दी। मृतक के परिजनों का कहना है आरोपी शक्की मिजाज का था। उसकी हत्या हुई है, उसके हस्बैंड ने की है। हनीफ कुछ नहीं, बस शक, उसकी जो बीमारी थी वो शकी में मरा जा रहा था। शक की बीमारी थी उसे बहुत ज्यादा। कोई भी आता था उसी के ऊपर शक करता था, यहाँ तक कि भाइयों तक को नहीं छोड़ा उसने। हाँ, और यहाँ तक कि अपने बाप को भी नहीं छोड़ा उनने। और 3 बार तो हम खुद थाने से लेने आए हैं। आधी आधी रात को मार मार के भगाया से, तो आधी आधी रात को हम थाने से लेके गए हैं। और बहनी हमारी थोड़ी समझदार थी तो वो जबरदस्ती इसी के साथ चली जाती थी कि चलो अपना घर बना रहेगा, मगर ये आज इसने ये दुर्घटना कर दी। खत्म हो गई, हमारी लड़की ने ही मार दिया। क्यों दादा, क्या वजह थी? अब वो सर, मैं तो मुझे तो उसने 4 साल पहले भगा दिया था, मैं तो घर पे था नहीं। तो ये सच्चाई है कि उसी ने मारा है। जब वो अपने माँ बाप का नहीं हुआ है तो पत्नी का क्या होगा, वो क्या करेगा? जुआ खेले, दारू पिए, हर तरह। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की धारदार हथियार से चोटें पहुंचाई गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए फील्ड यूनिट को बुलाया गया। तत्पश्चात निरीक्षण के बाद पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। अभियुक्त हिरासत में है। परिजनों को सूचना दी गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
कुछ इसी तरह की घटना यूपी के मैनपुरी से भी है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते पति ने वारदात को अंजाम दिया। इसके कई अवैध संबंध थे, पहले से मेरी बहन मना करती थी, उस चक्कर में इसके झगड़े होते रहते थे, उसी चक्कर में इसने आक्रोश में आके इनकी क्या लड़ाई हुई, उसको जान से मार दिया साहब। पता नहीं किस हथियार से किया, लेकिन उसका पूरा सर फाड़ दिया है और मारा भी। इसके कई दिन पहले इसकी मारपीट भी की, हम लोगों ने पुलिस भी बुलाई थी 100 नंबर, उस पर कंप्लेंट की थी, पुलिस आई थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, समझा के वापस चली गई। कह रही बोला कोई मामला घर का है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग है कि उसको सजा हो, उसने अन्याय किया है, मेरी बहन भाई है, मेरे न्याय मिलना चाहिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सवाल ये है कि बदलते दौर में रिश्ते इतने कमजोर कैसे हो गए कि जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, जिसके साथ जन्म बिताने का वादा करते हैं, मामूली विवाद में उसकी हत्या कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।